आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट के टोटल 238 सेक्शन हैं, लिहाजा एक वीडियो में इस फुल एक्ट को कवर करना इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई हम लोगों ने इसके दो मेजर पोर्शन में हम लोगों ने इस एक्ट को डिवाइड किया है। ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। एक है नंबर 1 है इसके माइनर सब्जेक्ट एंड सेकंड है इसके मेजर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री, इसकी नेचर, इसका पर्पस, नंबर ऑफ सेक्शन, एक्सटेंशन, डेट ऑफ एनेक्टमेंट एंड कमेंसमेंट। और मेजर सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड नंबर पर जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजन है वो। अब यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि जो बेयर एक्ट है ना, टोटल यानी जो टोटल 238 सेक्शन है वो इसके मेजर सब्जेक्ट में हम लोगों ने कवर करने हैं। माइनर सब्जेक्ट में जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें बड़ी हद सिर्फ इसके एक सेक्शन नंबर 1 का जिक्र होगा, और बाकी जो भी आपको 7 हेडिंग नज़र आ रही हैं उसका बेयर एक्ट की वर्डिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी इनको डिस्कस किया इसलिए जा रहा है क्योंकि जब हम लोग बेयर एक्ट रीड करेंगे उससे पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में एक जनरल आइडिया हो। सो लिहाजा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जो ये सारी चीज़ें हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो ये कानून है आखिर इसकी रूट्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, फिर इस कानून की नेचर क्या है, इसको बनाने का पर्पस क्या था, इसके टोटल नंबर सेक्शन क्या है, फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि जुरिस्डिक्शन किसी भी कानून में बहुत मैटर करती है, और इसकी डेट ऑफ एनेक्टमेंट एंड कमेंसमेंट, क्योंकि किस डेट के बाद जो है वो हम बेसिकली इसके ऊपर कोई रिलीफ ले सकते हैं, इसलिए डेट ऑफ एनेक्टमेंट कमेंसमेंट का भी बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर कोई कानून बना ही कोई चीज़ जो है वो इस एक्ट की प्रोविजन के ख़िलाफ़ वर्जी हुई है लेकिन वो उस डेट पर हुई है जिस टाइम ये कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो कोई भी पर्सन उस पर रिलीफ नहीं ले सकता। रिलीफ हम लोग तभी किसी कानून की बेस पर ले सकते हैं जब वो कमेंस हो जाता है, इसलिए लिहाजा डेट ऑफ कमेंसमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जस्ट इसके माइनर सब्जेक्ट्स की यानी ये 7 जो हेडिंग शो हो रही हैं इनको कवर करेंगे, और जो फर्दर हमारी वीडियो आएंगी उस पर हम लोग इसकी मेजर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। मेजर सब्जेक्ट में जो 2 हेडिंग आपको शो हो रही हैं बेसिकली इसके जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हैं कि जो हर कॉन्ट्रैक्ट के, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी नेचर का हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के हो सकते हैं। तकरीबन 6-7 के कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताए गए हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी भी नेचर का हो तो हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। तो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उस कॉन्ट्रैक्ट्स के मतलब वो बेसिकली हम लोग एक वो डिस्कस करेंगे। इससे रेलेवेंट सेक्शन जो है वो सेक्शन 1 टू 75 सेक्शन तक जो है वो इस एक्ट के जो है वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोविजन रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस किए गए हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी और बेलमेंट। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये हम लोग इनसे मतलब जो प्रोविजन डिस्कस किए हैं इनको फिर हम लोग कवर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो सेक्शन 124 से 238 तक है जो इससे डील करते हैं। अभी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग ने जस्ट माइनर सब्जेक्ट कवर करने हैं, और मेजर सब्जेक्ट फिर हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो माइनर सब्जेक्ट को आप ये समझें कि ये आपका पार्ट ए है, और मेजर सब्जेक्ट में जो ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये पार्ट बी होगा, और जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजन है ये पार्ट सी होगा। माइनर सब्जेक्ट को आज की इस वीडियो में ही कवर कर लिया जाएगा। जो मेजर सब्जेक्ट है इसका जो पार्ट ए और पार्ट बी है इनकी हो सकता है एक से ज़्यादा वीडियोस की सूरत में इन्हें कवर किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए इंट्रोडक्शन यानी हमारा माइनर सब्जेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बेसिकली हिस्ट्री क्या है, इसकी रूट्स कहाँ से आई हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की हिस्ट्री जो है वो बेसिकली 3 अदवार में डिवाइड की गई है। पहला है प्री कॉलोनियल एरा, मतलब जब ब्रिटिश अभी बरसगीर पाको हिंद में अभी नहीं आए थे, उस टाइम जो है सब कॉन्टिनेंट में 2 मेजर नेशन थी, एक तो थे मुसलमान और हिंदू। तो लिहाजा उस टाइम उनकी जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते थे वो
किस कानून के मुताबिक डील किए जाते थे। वो बेसिकली उनका जो पर्सनल लॉ था उसके मुताबिक उनके जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होते थे उनके दरमियान, वो उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक किए जाते थे। मिसाल के तौर पर अगर मुसलमानों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता था तो जो कुरान मजीद और सुन्ना में तालीमात दी हुई थी वादों के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, वो उन प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। और हिंदू जो है वो उनकी एक बुक है स्मृति, उसमें जो प्रिंसिपल बताए गए थे उन्हें फॉलो करते थे अपनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए। जो उनकी समृद्धि के प्रिंसिपल हैं उससे वही प्रिंसिपल हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताए गए थे कि कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, रात के टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, खुफिया तौर पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जिस तरह हमारे जो कुरान मजीद में तालीमात है जिसके अंदर रिबा वाले यानी सूद वाले इंटरेस्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट को बैन किया गया है, जुआबाजी गैम्बलिंग वाले शर्तों लगाने वाले बैन किए हुए। सेम इसी तरह जो वॉइड एग्रीमेंट है, वेजरिंग एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी वही चीज़ें जो है वो बैन की हुई हैं। तो एक तरह से है तो ये तकरीबन सेम ही कुछ हद तक, क्योंकि सारा सेम नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता था ये कानून। तो मुख्तसरन यहाँ पर ये है, अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते, कि जो इसकी हिस्ट्री है कॉन्ट्रैक्टेड की वो 3 एराज़ के अंदर डिवाइड है। पहला एरा है, पहला जो टाइम पीरियड है वो है प्री कॉलोनियल एरा, यानी उस टाइम जब बरसगीर में अंग्रेज़ नहीं आए थे, उस टाइम 2 मुसलमान और हिंदू कौमें रहती थी बरसगीर में, और लिहाजा उनके जो भी अपनी उनकी कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती थी वो अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक इनको एग्जीक्यूट करती थी। मुसलमान अपने कुरान इस्लामी तालीमात के मुताबिक और वो अपनी हिंदू टीचिंग के मुताबिक हिंदू करते थे। अब सिचुएशन यहाँ पर ये आ जाती है कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो अगर किसी हिंदू और मुसलमान के दरमियान, तो उसे किस तरह डील किया जाता था। उसे इस तरह डील किया जाता था कि उस सिचुएशन के अंदर जो डिफेंडेड का कानून होता था, यानी जो केस को डिफेंड कर रहा होता था, उसके कानून को फोकियत दी जाती थी। अब 1608 में जब ब्रिटिश आए बरसगीर में तजारत की गर्ज से, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। अब तजारत के अंदर भी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती है, तो लिहाजा उन्हें भी अपनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई कानून चाहिए था। तो लिहाजा 1726 के अंदर जो किंग जॉर्ज था उसने एक चार्टर ऑफ 1726 इशू किया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ताकि जो वो सब कॉन्टिनेंट के पीपल के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करे, यानी जो भी उनके कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हों, उनको रेगुलेट, उन्हें गवर्न करने के लिए, मतलब वो किस कानून के मुताबिक होंगे, उनको डील करने के लिए इसने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो लिहाजा उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून जो बनाया वो चार्टर 1726 था। यानी अब जब वो बरसगीर के लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उन्होंने इस कानून के मुताबिक होगा। अब इस चार्टर के अंदर जो ये प्रोमिसेस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली प्रॉमिस ही किया जाता है, एक पार्टी करती है मैं ये फ़लाँ काम करूँगी, वो इस काम का वादा करती है, और दूसरी पार्टी भी उसे प्रॉमिस करती है, वो प्रॉमिस आपस में एक दूसरे की कंसिडरेशन होती हैं जो कि बाइंडिंग इफेक्ट साबित होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इस कानून के अंदर, इस चार्टर के अंदर जो है वो प्रोमिसेस की इन्फोर्सिबिलिटी के हवाले से 2 प्रिजम्पशन थी। पहली प्रिजम्पशन तो ये थी कि जो प्रोमिसेस डिज़ायरेबल टू बी इन्फोर्स है, मतलब जिनको इन्फोर्स करवाया जा सकता था, मतलब जो गैर अखलाकी नहीं थे, पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं थे, मॉरल नहीं महसूस हो रहे थे, वो प्रोमिसेस, उन प्रोमिसेस को इन्फोर्सेबल प्रोमिसेस कंसीडर किया गया कि इसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है। दूसरा ये कि वो प्रोमिसेस कि जो कि अनडिज़ायरेबल, अनइन्फोर्सेबल लग रहे थे, मतलब जो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी लग रहे थे, उनको अनइन्फोर्सेबल प्रोमिसेस कंसीडर किया गया कि इनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। उस टाइम इस चार्टर की ये लिमिटेशन थी कि जस्ट इसकी जो जुरिस्डिक्शन थी ना, ये कानून जो उनका चार्टर उसने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दिया था, ये जस्ट प्रेसिडेंसी टाउन तक ही महदूद था। प्रेसिडेंसी टाउन जो है उस टाइम सिर्फ 3 इलाके उसके अंदर आते थे, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, यानी सब कॉन्टिनेंट इंडिया के सिर्फ 3 इलाके प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर आते थे, और ये कानून भी सिर्फ इस हद तक ही मुंसलिक वो था, महदूद था, इसकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ इधर तक ही थी। और जो बाकी सब कॉन्टिनेंट था उधर जो है, अगर किसी अंग्रेज़ों का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का और हिंदू और मुसलमानों का कॉन्ट्रैक्ट आपस में हो जाता था, तो उस टाइम इक्विटी, नेचुरल जस्टिस और गुड कंसाइसिस के प्रिंसिपल को देखकर फ़ैसला किया जाता था। तो आप ये देख सकते हैं कि प्री कॉलोनियल एरा के टाइम ये था कि पहले मुसलमान और हिंदू रह रहे थे। अगर तो मुसलमानों का आपस में मुआहदा हुआ था तो वो अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक, इसी तरह हिंदू का दरमियान मुआहदा हुआ तो वो अपने हिंदू टीचिंग्स के मुताबिक कर रहे थे। अगर आपस में उनका हो जाता था तो फिर डिफेंडेड के कानून को देखा जाता था। अब जब अंग्रेज़ आ गए तो उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में 3 कौमें हो गई, जो बेशक तजारत करने के लिए आए थे,
लेकिन तजारत करने में सारे कॉन्ट्रैक्ट और कमर्शियल ट्रांजेक्शन ही होती है, और कमर्शियल ट्रांजेक्शन में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उनके लिए भी उन्हें भी एक कानून चाहिए था। लिहाजा उनके किंग जॉर्ज ने उन्हें चार्टर 1726 दिया, जो कि प्रेसिडेंसी टाउन तक सिर्फ मुंसलिक था। अब वहाँ पर प्रेसिडेंसी टाउन की हदूद के अंदर रहते हुए अगर तो किसी अंग्रेज़ और हिंदू मुसलमान के दरमियान मुआहदा हो जाता था, तो उस टाइम उसको किस तरह डील किया जाना था, उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो इस चार्टर ऑफ 1726 की प्रोविजन के मुताबिक डील किया जाना था। और इसकी प्रोविजन में प्रोमिस के हवाले से दो प्रिजम्पशन थी, जो कि उन्होंने डिस्कस कर ली। और आउटसाइड ऑफ दिस प्रेसिडेंसी टाउन जुरिस्डिक्शन अगर अंग्रेज़ों का और हिंदू और मुसलमानों का कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कमर्शियल ट्रांजैक्शन का कोई मुआहदा हो जाता था, तो उसमें इक्विटी और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को देख के उनके दरमियान प्रोमिस की इन्फोर्समेंट डिटरमाइन की जाती थी। दूसरा जो हिस्ट्री के लिहाज से इसका देखें कि कॉन्ट्रैक्टेड की हिस्ट्री हमने कहा कि 3 एराज़ में डिवाइडेड है। तो पहले एरा में तो हो गया कि किस तरह चल रहा था, फिर दूसरा एरा आता है कैनोनिकल एरा का। यानी अब जब 1858 के अंदर जब हम देखते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी होती है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है और हिंदू और मुसलमानों को शिकस्त हो जाती है, क्योंकि वो इतनी अपनी रूट स्ट्रॉन्ग कर चुके होती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के इनके हार जाते हैं। और अब इस सिचुएशन में बगावत का को वो मतलब राई का पहाड़ बना लें या जो भी कह लें, उस बगावत के नाम पर उसको वो उस मतलब उसका उसे एक ग्राउंड बना के 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ग्राउंड बना के अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली तौर पर 1858 के अंदर सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेती है, अब अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। अब जब वो गवर्नमेंट बनाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सब कॉन्टिनेंट में पहले जो इंडिपेंडेंट नेशन थी हिंदू और मुस्लिम, अब वो इनके ग़ुलाम बन गए, वो इनकी कॉलोनी बन गई। अब जब उनकी कॉलोनी बनी तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना उसका जो ये पार्ट बन गया था, तो अब वहाँ पर उसने देखा कि अब वो इनके पर्सनल लॉ को तो नहीं लेकर चलेगी। अब उसने ये देखा कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म लॉ, एक ही यकसा कानून होना चाहिए सब कॉन्टिनेंट के पीपल के दरमियान। अगर कोई भी मुआहदा होता है तो उनके कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए। क्योंकि आप देखें मिसाल के तौर पर किसी भी पर्सन को कोई चीज़ जब उसके एक्सेस में आती है तो वो इसे एक्सप्लोर करता है, उसके फ़ीचर देखता है। जैसे आपने कोई नया फ़ोन ही ख़रीदना है तो उसके बाद आप उसकी एप्लीकेशंस को देखते हो कि अच्छा इसमें क्या-क्या फ़ीचर है, मेरे पास जो पहला फ़ोन था उसमें क्या-क्या फ़ीचर थे। या आप कोई घर वगैरह ले लेते हो, कोई प्रॉपर्टी लेते हो, तो आप ये देखते हो कि भाई हमारे पिछले घर में कितने कमरे थे और क्या वहाँ पर कैसी टेरेस थी और इधर किस तरह का सीन है। या फिर जो फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे पानी वगैरह की और लोड शेडिंग की, टाइमिंग की, वो सारी चीज़ें अब आप उस टाइम उसे एक्सप्लोर कर रहे होते हो। इसी तरह जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी तो टेरिटरी उनके पास बरतानिया की थी, लेकिन अब जब सब कॉन्टिनेंट में भी उनका कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने फिर ये देखा कि इधर क्या-क्या है। और इधर सबसे पहले उन्होंने, अब चूँकि हम लोग देखा तो उन्होंने बहुत कुछ था, लेकिन हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री में अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड की हिस्ट्री के लिहाज से देख रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप करने के लिए कोई एक यूनिफॉर्म कोड नहीं है इनके पास। क्योंकि जब वो आए थे तो उन्होंने देखा था, जैसे कॉलोनियल एरा में हम लोगों ने देखा कि वो अपना पर्सनल लॉ के मुताबिक अपने कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप डील कर रहे थे। जब ये आए तो इन्होंने चार्टर चार्टर 1726 के साथ इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन की बेस पे। तो अब तो ऑफिशियली तौर पर इनकी गवर्नमेंट आ गई थी, अब ये इनके पर्सनल लॉ को क्यों देख कर चलते। तो अब उन्होंने देखा कि कोई यूनिफॉर्म कानून नहीं है, एक यकसा कानून ये चाहते थे कि पूरी सब कॉन्टिनेंट की टेरिटरी में एक ही कानून हो, जिससे जितने भी अब इस सब कॉन्टिनेंट के पीपल्स में जितने भी मुआहदे होते हैं उनको एक ही कानून के मुताबिक डील किया जाए। लिहाजा इस मसले को सॉल्व करने के लिए उन्होंने जो थर्ड इंडियन लॉ कमीशन थी, उसने इंग्लैंड में 1861 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिल ड्राफ्ट किया। यही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिल आगे जाके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से कानून बन गया। इस बिल के अंदर उस टाइम जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो थे जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से,
सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी, बेलमेंट एजेंसी और पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। यही सेम प्रोविजन आगे इसी कॉन्ट्रैक्ट के बिल के अंदर, क्योंकि बिल में वही चीज़ बिल ही कानून के अंदर चेंज होता है, कुछ अमेंडमेंट के साथ हो जाता है और बाज़ वक़्त कुछ भी अमेंडमेंट नहीं होती। तो इसके बिल के अंदर भी इन्हीं चीज़ों से मुतल्लिक़ जो है रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड किए गए थे। ये बिल जो है वो उस टाइम कंप्लीट नहीं था, यानी अभी इसमें मुकम्मल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यही बिल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट को भी डिस्कस किया गया है, सेल ऑफ गुड एक्ट है, और भी नंबर ऑफ प्रोविजन जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉट ऑफ प्रोविजन डिस्कस हुई हैं। तो इस टाइम जो है वो आप कह सकते हो कि बिल अभी इसमें ये जो चीज़ें ऐड नहीं हुई वो अभी कंप्लीट नहीं था, लेकिन ये जस्ट ड्राफ्ट किया गया था 5 पर्पसेस को अचीव करने के लिए। नंबर 1 पर्पस ये था कि जो सब कॉन्टिनेंट के पीपल हैं उन्हें एक यूनिफॉर्म कोड प्रोवाइड किया जाए, मतलब सबके लिए एक जैसा ही कानून हो, उनके कॉन्ट्रैक्ट जो उनके दरमियान होते हैं उनको डील करने के लिए। दूसरा है हार्मनी क्रिएट करने के लिए, यानी एक ही लाठी से सबको हाँका जाए, सबके लिए इक्वल फुटिंग हो, यकसानियत हो, एक ही कानून सबके लिए। थर्ड ये पर्पस था कि लोग एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि लोग आसानी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, मतलब उसे लॉ की पीछे से उसके बैक पर लॉ की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे इस कोड के ज़रिए, ताकि लोग जो आपस में मुआहिदा करते हैं उन्हें पता हो कि अगर हम बाद में इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारे खिलाफ लॉफुल एक्शन हो सकता है। 4 ये है कि जो पार्टीज़ के कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में राइट्स उनके डेवलप होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए ड्राफ्ट किया गया था। नंबर 5 ये कि जो पार्टीज़ के कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट में उन पर ऑब्लिगेशन होती हैं, उन ऑब्लिगेशन को की इन्फोर्समेंट कराने के लिए कानून ड्राइव किया गया था। लिहाजा 1872 में इन्हीं पर्पसेस को अचीव करने के लिए ये कानून जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से बन गया। और 1 सितंबर यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, सितंबर की स्पेलिंग गलत है, तो यार 1 सितंबर 1872 के अंदर ये पूरे सब कॉन्टिनेंट पे लागू हो गया, अप्लाई हो गया। अब इसके थर्ड एरा जो इसकी जिसमें आता है कि इसकी हिस्ट्री सब कॉन्टिनेंट की हम लोगों का 3 हिस्सों में डिवाइड है, 3 एराज में डिवाइड है। पहला है जब बरसगीर में अभी अंग्रेज़ नहीं आए थे, दूसरा जब वो आ गए यानी प्री कॉलोनियल एरा और कॉलोनियल एरा। अब थर्ड है जब हमें आज़ादी मिल गई फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने इसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जो ऊपर 5 पर्पसेस हमने डिस्कस किए उन्हीं के लिए इसको अडॉप्ट कर लिया। कुछ अमेंडमेंट करने के बाद, अमेंडमेंट क्यों की गई, क्योंकि जो कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून था, तो लिहाजा जो उनका सोर्स ऑफ लॉ है कॉमन लॉ, जो कि उनके कस्टम्स पर इंग्लिश प्रिंसिपल पर बेस करता है, ये इंग्लिश प्रिंसिपल पर बेस करता था। लिहाजा इस कानून को में कुछ अमेंडमेंट कर दी गई, और अब इस कानून का नाम, जो कि हम पाकिस्तान में हमें पूरा हिंदुस्तान तो नहीं मिला था, कुछ हिस्सा मिला था, लिहाजा अब इस कानून का नाम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जो कि भी हम देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अब तक स्टिल एप्लीकेबल है। तो आई होप कि हिस्ट्री इसकी समझ आ गई होगी कि हिस्ट्री अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो वो 3 टाइम जोन में 3 एराज में डिवाइड है, प्री कॉलोनियल एरा, कॉलोनियल एरा एंड इंडिपेंडेंस। सो आई होप कि हिस्ट्री अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जाते हैं सेकंड हेडिंग पे माइनर सब्जेक्ट की। तो सेकंड जो है वो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो किस नेचर का कानून है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम लोग किसी इंसान की क्वालिटीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जब हम किसी से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा ये फ्रेंड है और इसकी क्या नेचर है। जब आप किसी के बारे में इंक्वायरी करना चाह रहे होते हो तो हम लोग उससे मिसाल के तौर पे जैसे कोई क्रिमिनल जो है वो कोई क्राइम कर देता है, तो जब पुलिस उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन करती है, तो अगर उसके बारे में किसी को नहीं पता होता, वो एक्यूज़्ड है फ़र्ज़ कर लें, क्योंकि अभी तो उसने साबित तो नहीं हुआ कि उसने जुर्म किया है। तो जब पुलिस जाकर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो लोगों से उसकी नेचर के बारे में पूछती है, ताकि वो ये अंदाज़ा लगा सके कि जो इस पर इल्ज़ाम है क्या वाक़ई इसने ये काम किया भी होगा। तो लोग अगर बता देते हैं कि नहीं ये तो बड़ा शरीफ हम्बल सा बंदा था, कोई कहता है कि एग्रेसिव था, तो वो उसकी नेचर बेसिकली डिस्क्लोज़ कर रहे होते हैं। तो जिस तरह एक इंसान की नेचर होती है, इसी तरह जो एक्ट होते हैं, कानून होते हैं, उनकी भी कोई ना कोई नेचर होती है।
तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो नेचर है, इसकी जो इस तरह के इंसान की आप कह सकते हैं क्वालिटीज़ है, जैसे कोई हम कहते हैं भाई ये स्वीट है, काइंड है, इनोसेंट है, हम्बल है, एग्रेसिव है, कोई वो डिफरेंट तरह की हम लोग उसमें इसकी क्वालिटीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं। इसी तरह नेचर के अंदर इसकी जो क्वालिटीज़ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो 5 हैं कि ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। अब सब्सटेंटिव लॉ वो कानून होता है, वो जस्ट एक जो राइट, ड्यूटीज़ और पनिशमेंट को एक्सप्लेन करता है, लेकिन उन राइट, ड्यूटीज़ और पनिशमेंट की इन्फोर्समेंट किस तरह कराई जाएगी, मतलब प्रोसीजर इसमें मिसिंग होता है। तो ये एक सब्सटेंटिव लॉ है क्योंकि इसके अंदर भी हमें राइट और ड्यूटीज़ और पनिशमेंट बताई गई हैं। इन राइट और ड्यूटीज़ की इन्फोर्समेंट हम लोगों ने किस तरह करानी है वो नहीं बताई हुई। और चूँकि ये एक सिविल लॉ है, तो इसकी इन्फोर्समेंट जो है वो बेसिकली जो सीपीसी के अंदर जो प्रोसीजर बताया गया है ना, कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपको राइट्स और ड्यूटीज़ मिली हैं, आप उनकी पूरा नहीं करते, तो उसमें आप इन्फोर्समेंट किस तरह कराओगे, कंपनसेशन किस तरह लोगे, और पनिशमेंट आपको किस तरह दी जाएगी, मतलब किस तरह वो दूसरे पार्टी ने जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है कंपनसेट पे करेगा, वो सारा तरीका सीपीसी में बताया हुआ है। ये पहले इसके नेचर में जो पॉइंट है वो ये है कि ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है और ये क्यों है सब्सटेंटिव लॉ, ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है कि ये एक सिविल लॉ है। सिविल लॉ इसलिए है क्योंकि ये सिविल राइट्स और ड्यूटीज़ को डिस्कस करता है, जैसे कि इसमें राइट ऑफ कंपनसेशन डिस्कस किया हुआ है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी डिस्कस किया हुआ है। कंपनसेशन ये कि अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर देता है तो उसे कंपनसेट करना पड़ता है ग्रीव पार्टी को, या जो पार्टी ग्रीव होती है उसका राइट होता है कि उसे कंपनसेशन दी जाए। राइट ऑफ प्रॉपर्टी यही कि कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने मुआहदा किया होता है कि कोई फलां प्रॉपर्टी कुछ टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको प्लेज कर दी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, या मैंने आपको ये प्रॉपर्टी कुछ टाइम पीरियड के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे दी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें ये डिस्कस की गई हैं। तो अभी तक हम लोग इस नेचर में देखा कि एक सब्सटेंटिव लॉ है, क्यों है, और सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है मैंने बता दिया। सिविल लॉ है और सिविल लॉ क्या होता है और क्यों है सिविल लॉ, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट है कि इसकी नेचर में कि ये एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है। रेट्रोस्पेक्टिव वो कानून होता है जिसकी पास्ट इफेक्ट ऑपरेशन होता है, मतलब उसकी पास्ट में भी इम्प्लीमेंटेशन होती है, मतलब जिस डेट से वो कमेंस हुआ होता है, जिस उस डेट के बाद से अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी होती है उसकी प्रोविजन की, तो वो जस्ट उस पर रिलीफ प्रोवाइड नहीं करेगा, वो उसकी पीछे से आने से पहले भी अगर कोई इफ़ेक्ट हुआ है, काम हुआ है जो कि उसकी प्रोविजन की खिलाफ वर्जी होती है, तो उस पर भी रिलीफ प्रोवाइड करेगा। तो ये जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये इस रेट्रोस्पेक्टिव कानून नहीं है, इसका कोई पास इफेक्ट ऑपरेशन नहीं है। मसलन यही कि ये 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ है, तो अब इस डेट के बाद अगर कोई ऐसा एक्शन होता है जो कि इसकी प्रोविजन की खिलाफ वर्जी है, तब इस पर रिलीफ मिलेगा। अगर 1 सितंबर से 1872 से पहले आप ये कह लो कि अगर 31 अगस्त 1872 को कोई ऐसा एक्ट हुआ था जो कि इसकी प्रोविजन की अगेंस्ट था, तो दैन ये एक्ट जो है वो साइलेंट है, वो ये रिलीफ प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, और लीगली तौर पर किसी भी कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो आर्टिकल 12 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, उसकी वायलेशन होगी, क्योंकि जहाँ पर साफ साफ क्लियरली लिख दिया गया है कि कोई भी कानून जो है जो कोई भी चीज़ आपको उस टाइम चीज़ पर आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती कि जिस टाइम आपने वो एक्शन किया था और उस टाइम वो चीज़ पनिशेबल नहीं थी। फिर नेक्स्ट है इसकी नेचर में कि ये नॉट एग्जॉस्टिव है, नॉट एक्सक्लूसिव भी आप कह सकते हैं। मतलब एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का मुराद यही होता है कि जब मोनोपोली हो किसी चीज़ की, किसी चीज़ के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, वो एक सेपरेट कानून ही हो। जबकि हम देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप से डील करने के लिए एक अकेला कानून नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हमारे पास अदर लॉज भी हैं, जैसे कि हमारे पास सेल ऑफ गुड एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, कस्टमर यूजेज ऑफ ट्रेड हैं। इसके अलावा भी प्लेंटी ऑफ लॉज हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी तो लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इधर आप सिर्फ इस तरह लिख लें कि जैसे कि टैक्स लॉज हैं, उसके अंदर भी हम लोग जितनी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन करें तो उसमें कितना टैक्स लगेगा, तो वो भी उसी से डील करते हैं। इस तरह बैंकिंग लॉज हैं, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन हमारी उस रूट्स के थ्रू भी हो रही होती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, क्योंकि हम लोग चेक के थ्रू कर रहे होते हैं, ये भी एक बैंकिंग लॉ ही है। फिर उसके बाद जो है पार्टनरशिप एक्ट और कंपनी एक्ट, इसी तरह जितने भी आपके पास कॉर्पोरेट एक्ट, बिजनेस लॉज, जितने भी फाइनेंस एक्ट हैं, वो सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शन से ही डील करते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3-4 लिखे हुए। इन तमाम कानून में हम लोग देखते हैं कि किसी न किसी हद तक ये कानून कमर्शियल ट्रांजैक्शन से डील कर रहे होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही होती है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल ट्रांजैक्शन से डील करने के लिए ये एक सेपरेट कानून नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारे पास काफ़ी सारे कानून हैं, तो लिहाजा ये एक एक्सक्लूसिव कानून नहीं है। इसी एक सब्जेक्ट मैटर कमर्शियल ट्रांजैक्शन से डील करने के लिए एग्जॉस्टिव नेचर का कानून नहीं है।
नंबर 5 जो इसकी नीचे में पॉइंट है वो है कोरस्पेंडिंग। कोरस्पेंडिंग का मतलब होता है तनासुब, हम आहंग, मतलब जो आपस में साइमल्टेनियसली चल रहे हों कानून। तो अंडर सेक्शन 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 8072 के अंदर ये साफ क्लियरली बता दिया गया है कि जो इस एक्ट की प्रोविजन है ना तो उसका अफेक्ट है और ना ही वो एक्सप्रेसिवली तौर पर अपील कर रही हैं, ना ही किसी स्टैचू की प्रोविजन को, ना ही किसी एक्ट की प्रोविजन को, ना किसी रेगुलेशन की प्रोविजन को, और ना ही किसी ट्रेड से मतलब जो कस्टमर यूजेज हैं उनको, और ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट की इंसिडेंट को। ये तब तक उसे रिपील नहीं कर रही या उस पर उनका तब तक इफेक्ट नहीं है जब तक ये पाँचों चीज़ें इस एक्ट की प्रोविजन के साथ कंसिस्टेंट है। मतलब अगर उसके साथ हैं, अगर उससे ऑपोजिट इन चीज़ों में, इन पांचों चीज़ों में कुछ ऐसा लिखा गया होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजन से अगेंस्ट जा रहा होगा, देन ये उनको रिपील कर देगी। लेकिन जब तक वो इसके मुताबिक उसके करस्पेंडिंग चल रही हैं, तब तक जो है ये उन पर कोई अफेक्ट नहीं करेगी। अब कस्टम और यूसेज क्या होता है और इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको स्लाइटली सा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ऐसी शिक होती है, क्लाउज होता है कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके अंदर एक कंडीशन लिखी हुई होती है कि अगर किसी पार्टी ने इस कंडीशन को वायलेट किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। ये होती है इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड के अंदर स्लाइड सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यूजेस जो है वो लोगों की रेपुटेशन ऑफ एक्ट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे एक्शन हैं जो कि लोग लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी अब वो चीज़ हैबिट बन गई है, वो यूजेज होता है। और कस्टम भी बेसिकली लोगों की लॉन्ग टर्म प्रैक्टिसेस ही हैं जो कि बहुत टाइम से परफॉर्म करने की वजह से उनकी हैबिट बन गई है, लेकिन ये बाकायदा एक सोर्स ऑफ लॉ कंसीडर किया जाता है जो कि आप कह सकते हो कि यूजेज से ही ड्राइव हुआ है। कि यूसेज तो वो चीज़ों को परफॉर्म करते रहे कि यहाँ तक कि उनकी वो आदत बन गई। अब वो इस हद तक आदत बन गई कि अब वो उनका एक प्रिंसिपल बन गया, उसे उन्होंने कानून मान लिया, सोर्स ऑफ लॉ मान लिया। तो जब वो ऐसा हो जाता है तो वो कस्टम बन जाता है। ये एक इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। दूसरा इनके दरमियान डिफरेंस ये है कि कस्टम के लिए टाइम जो है वो इमेमोरेबल होना चाहिए, मतलब कितना टाइम गुजर गया ये किसी को याद नहीं होना चाहिए, जबकि यूसेज के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। और तीसरा डिफरेंस इनके दरमियान ये होता है कि कस्टम का जो है वो ऑब्लिगेटरी इफेक्ट है, बाइंडिंग इफेक्ट होता है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ों पे पार्टीज एग्री कर रही हैं, नहीं कर रही, कोई सी बात मतलब कस्टम जो है वो बेशक पार्टीज ने अपने साथ एक्सप्रेस एग्रीमेंट में कोई कस्टम है, ऐसी चीज़ है कि ऐसा करना है, कोई चीज़ है कि हम लोगों ने इतने बजे तक काम करना है, इतने नहीं करना, और ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में बेशक मेंशन नहीं भी हुई, लेकिन उस इलाके में जहाँ पर वो ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर ये कानून है, ये कस्टम है कि इतने टाइम तक ही काम करना है। तो वो चीज़ बेशक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो चीज़ पार्टीज़ पर ऑब्लिगेटरी मानी जाती है, बाइंडिंग होती है। जबकि यूजेज तभी बाइंडिंग होती है जब इसे बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट का एक्सप्रेसिवली एग्रीमेंट के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया जाए। फोर्थ डिफरेंस इनके दरमियान ये है कि कस्टम बाकायदा खुद एक सोर्स ऑफ लॉ है, यूज इज जस्ट अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कंडीशन है ये कॉन्ट्रैक्ट की। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072 बनाने का क्या पर्पस था। तो ये जो ऊपर हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बनाने का पर्पस था, सेम वही पर्पस यहाँ भी है, इसलिए इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। बस पॉइंट 1 को देख लें कि उस टाइम जब वो कानून बनाया गया तो उस टाइम था कि जो सब कॉन्टिनेंट के पीपल हैं उनको एक यूनिफॉर्म कोड प्रोवाइड करना था उनके कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन को डील करने के लिए। अब चूँकि हम आज़ाद हैं तो कंट्री के अंदर अब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने का पर्पस था वो ये था कि जो कंट्री के लोग हैं उनको एक ही कानून प्रोवाइड किया जाए उनके दरमियान जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है उनको डील करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हम लोगों ने कहा भाई इसकी नेचर है जिसमें ये एक नॉट एग्जॉस्टिव नॉट एक्सक्लूसिव लॉ नहीं है, यानी कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेट करने के लिए एक अलग कानून नहीं है। तो यहाँ हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म कोड प्रोवाइड किया जाए। तो जब ये सेपरेट है ही नहीं, अकेली मोनोपोली इसकी है ही नहीं, तो फिर किस हिसाब से ये यूनिफॉर्म कोड है कि इसके साथ तो साइमल्टेनियसली काफ़ी सारे कानून चल रहे हैं। तो बात यहाँ पर ये है कि एक कानून जो है कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ये सेपरेट कानून नहीं है, लेकिन जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है जो पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उससे डील करने का ये एक ही कानून है। मतलब इसका जो स्पेशलिटी आप कह लें, ये कानून जो इसका नाम ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट से मतलब जो प्रोविजन है ना उनको इस कानून के अंदर, मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन कॉन्ट्रैक्ट से मतलब जो प्रोविजन है इस कानून में एक सिंगल कोडिफिकेशन की सूरत में प्रोवाइड कर दी गई हैं। बाकी इसके पर्पस वही है तो इसलिए रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है।
4 पॉइंट जो है वो इसमें है कि नंबर ऑफ सेक्शन, तो 238 सेक्शन है इसके कानून के टोटल। इसमें से 76 टू 123 सेक्शन जो है वो रिपील हो चुके हैं 1930 के अंदर, और अभी एक सेपरेट कानून बन चुका है जिसका सेल ऑफ गुड एक्ट नाम है 1930। और इसी तरह इसका जो सेक्शन 239 और 266 भी रिपील हो चुके हैं 1932 के अंदर, और ये भी एक अलग कानून बन गया है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इसमें एक पहला शेड्यूल भी था, वो भी रिपील हो चुका है। एक्सटेंशन की अगर हम बात करें इसकी जुरिस्डिक्शन की, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, तो वो सेक्शन 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ही कानून अप्लाई होता है। डेट ऑफ इनेक्टमेंट की अगर बात करें तो वो 25 अप्रैल 1872 है। मतलब इसे पेश कब किया गया था और फिर बाकायदा इसका नफाज कब हुआ, इसकी कमेंसमेंट किस स्टेट से ये अप्लाई हुआ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस स्टेट से हुई है। 7 पॉइंट वो है सेक्शन 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि 1 सितंबर 1872 से। तो ये हमारा जो है वो इसका माइनर सब्जेक्ट तक, यहाँ तक जो इसमें 7 हेडिंग थी वो हमने कवर कर ली। जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें हम लोग इसके मेजर सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जिसमें हमारा पार्ट बी जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में होगी। यहाँ तक के लिए ये क्लियर हो गया है।